हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मनीष द लर्निंग ऐप। बच्चों, मैं हूं आपका डीएसए सर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर। जो चैप्टर है वो चैप्टर के बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। हमने एक फोर्स के बारे में बात की थी। इससे पहले जब हमने पढ़ा था वो पढ़ा था हमने नॉर्मल फोर्स के बारे में। और नॉर्मल फोर्स के साथ साथ मैंने बताया था कि नॉर्मल फोर्स जो होता है वो कॉन्टेक्ट फोर्स का एक कॉम्पोनेंट होता है जो कॉमन कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। और उस कॉन्टेक्ट फोर्स का एक और कंपोनेंट होता है जो सरफेस के पैरेलल होता है, उसको हमने बोला था फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, एक्चुअली ये कॉन्टेक्ट फोर्स के ही पार्ट होते हैं, लेकिन दोनों को एक साथ पढ़ा नहीं जा सकता क्योंकि दोनों की स्टडी अलग अलग इसलिए की गई है क्योंकि दोनों ही बहुत जरूरी है पढ़ने के लिए। और अगर हम दोनों को मिक्सअप करते हैं तो थोड़ा सा वहां पर कंफ्यूजन क्रिएट होता है, इसलिए उसका एक पार्ट पहले पढ़ा दिया जाता है, फिर उसी पार्ट को वापस से पढ़ाया जाता है, उसमें वो फ्रिक्शन ऐड करके। क्योंकि दोनों को पढ़ने का तरीका भी अलग अलग है, क्योंकि एक सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट करता है और दूसरा पैरेलल डायरेक्शन में एक्ट करता है। तो जब कोई भी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर मोशन होते हैं वो कभी भी एक दूसरे पर कोई इफेक्ट नहीं डालते। गैलीलियो का ये स्टेटमेंट आपको पता है, मैंने स्टार्टिंग में लिखाया था। तो हमने जब नॉर्मल की चर्चा की थी, नॉर्मल पर डिस्कशन किया था, तो जो फ्रिक्शन था वो उसके परपेंडिकुलर था हमेशा, तो उसके मोशन पर उसका कोई इफेक्ट ही नहीं था, इसलिए हमने कभी भी उसके बारे में चर्चा नहीं की वहां पे। लेकिन यहां पर हम चर्चा करेंगे और अच्छे से चर्चा करेंगे। जिस तरह से नॉर्मल फोर्स जो था, मैंने आपको बताया था नॉर्मल क्या था। नॉर्मल जो था आपका वो सरफेस के परपेंडिकुलर लगता था। ठीक है, यही पता था हमको बस। और उस परपेंडिकुलर लगने के चक्कर में पूरा चैप्टर बन गया वो, क्योंकि हमने पूरे चैप्टर में क्या किया, नॉर्मली तो कैलकुलेट किया था ना, दो ब्लॉक आपस में रखे हुए हैं, एक ब्लॉक को दूसरे ब्लॉक पर फोर्स लगाया तो दोनों ब्लॉक से आपस में नॉर्मल लगा रहे हैं। सरफेस पे फोर्स ब्लॉक रखा है तो सरफेस उस पे नॉर्मल लगा रहा है। इंक्लाइन प्लेन पे देख लिया कि सरफेस पे उस पे फोर्स लगा रहा है, स्ट्रिंग बांध ली, वापस से वहां पर उसको इंक्लाइन पे रख दिया, सिंपल रख लिया, पुली पर रख लिया। तो सब जगह हमने क्या कैलकुलेट किया, लगभग हमने नॉर्मल की बात की वहां पे। यहां पर हम इस चैप्टर में बात करेंगे फ्रिक्शन की। किसकी बात करने वाले हैं हम लोग यहाँ पर, फ्रिक्शन की बात करने वाले हैं। फ्रिक्शन ही वो फोर्स है जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, और इसको एक चैप्टर अलग से बनाया गया है। अब आप सोच लो कि एक कंपोनेंट है केवल कॉन्टेक्ट फोर्स का, उसके बावजूद इसको एक चैप्टर में कन्वर्ट किया गया है, मतलब इसकी कोई ना कोई इंपॉर्टेंस तो रही होगी। तो हेडिंग डालते हैं फ्रिक्शन और स्टार्ट करते हैं फ्रिक्शन के बारे में। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन नाम सुनते ही एक चीज दिमाग में आती है कि फ्रिक्शन का मतलब हो गया रोकना। फ्रिक्शन मतलब किसी तरह का अपोजिशन होगा, किसी चीज को अपोज किया जाएगा, किसी मोशन का अपोज होगा, ऐसा माइंड में कुछ चीजें हमारे दिमाग में आती हैं। ऑब्वियस सी बात है, ऐसा होता भी है, ऐसा होता भी है। ऐसा तो है नहीं कि भाई फ्रिक्शन जो है वो क्या अपोज नहीं करता, फ्रिक्शन अपोज भी करता है, बिल्कुल करता है अपोज। अगर अपोज करता है तो फिर इसकी एक्चुअल डेफिनेशन यही होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल डेफिनेशन ये नहीं होती है इसकी। अच्छा, और क्या होता है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन जो है वो अपोज तो करता ही है मोशन का, एज वेल एज वो सपोर्ट भी करता है। मोशन का अपोज भी करता है और एज वेल एज वो सपोर्ट भी करता है। अपोज कैसे करता है, जैसे मान लो कोई रफ सरफेस है, उस रफ सरफेस पे अगर कोई ब्लॉक है, अगर उस ब्लॉक को हमको ऐसे धक्का देना है तो आप ये देखोगे कि धक्का देने में हमको थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ता है। ठीक है, अगर उसी ब्लॉक पर नीचे मान लो स्मूथ सरफेस है और वहां पर अगर हम उसको धक्का लगा रहे हैं तो हमको आसान रहेगा, और अगर रफ सरफेस पे लगाएंगे तो थोड़ा हमको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इसका रीजन क्या हुआ कि जो रफ सरफेस थी वहां से कुछ ना कुछ अपोजिशन हुआ, यानी इसने अपोज किया। ये बात हमको क्लियरली समझ आ गई। ठीक है, लेकिन कभी आपने एक चीज नोटिस की, मान लो कोई बड़ा कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर आपने एक मान लो कोई बॉक्स रखा हुआ है, अगर वो कंटेनर जा रहा है और उसके साथ साथ वो बॉक्स भी उसके साथ जा रहा है, तो क्या वहां पर फ्रिक्शन नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा। वहां पर अगर स्मूथ सरफेस होती तो क्या ब्लॉक वहीं रुक जाता और वो कंटेनर आगे निकल जाता? लेकिन कंटेनर के साथ साथ वो बॉक्स भी चला गया। इसका मतलब कंटेनर और बॉक्स की सरफेस के बीच में कुछ तो ऐसा था जिसने उनको जोड़ के रखा, वो भी फ्रिक्शन ही था। तो वहां पर फ्रिक्शन ने सपोर्ट किया उसको चलाने के लिए, यहां पर दूसरे केस में फ्रिक्शन ने अपोज किया उसके मूवमेंट को ब्रेक करने के लिए। तो फ्रिक्शन दोनों चीजों में काम आता है, रोकने में भी काम आता है और चलाने में भी काम आता है। तो फ्रिक्शन जो है आप ये बोल सकते हो
छलिया होता है ना, छलिया, इस तरह से है वो, यानी उसका कोई रूप नहीं है, वो कहीं भी किस भी तरह कैसे भी प्रकट हो सकता है। अगर रफ सरफेस है और दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में है तो वो कहीं भी कैसे भी किसी भी तरह प्रकट हो सकता है, ऐसे मान सकते हैं हम। कैसे प्रकट हो सकता है? क्योंकि पहली बात तो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स का मतलब हो गया कि वो अपने अकॉर्डिंग ही एडजस्ट हो जाता है। यानी कि मान लो किसी ब्लॉक को रोकने के लिए, जैसे मान लो कि उस पर 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, कैसे ना कैसे करके उस ब्लॉक को रोकने के लिए मान लो कि 10 न्यूटन की जरूरत है। कितने की? 10 न्यूटन की। और फ्रिक्शन, जैसे ऐसे समझो कि एक ब्लॉक पर 100 न्यूटन फोर्स लग रहा है, ठीक है, और वहां पर फ्रिक्शन की वैल्यू जो है वो 200 न्यूटन है। कितनी है? 200 न्यूटन। तो फ्रिक्शन समझदार भी है। समझदार का मतलब हो गया कि वो उतना ही लगेगा जितना रिक्वायरमेंट होगा। वो अपने ऐसे अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करता, एक तरह से बोल सकते हैं हम कि वो अपनी पावर जो होती है ना उसको हर जगह नहीं दिखाता। उसके पास है पावर, लेकिन वो वही यूज करता है जहां उसको जरूरत होती है। अब 100 न्यूटन की जरूरत है किसी ब्लॉक को रोकने की, तो वो अपने 200 में से 100 दे देगा। वो ऐसा नहीं करेगा कि वो पूरे 200 दे दे उसको। तो फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स भी होता है जो अपने अकॉर्डिंग लगता है। वो अपनी डायरेक्शन भी बदल सकता है, वो अपना मैग्नीट्यूड भी बदल सकता है, ठीक है। तो दोनों चीज कर सकता है। तो अब थोड़ी सी दिमाग में एक थ्योरी बन रही है फ्रिक्शन को लेके कि फ्रिक्शन कुछ ऐसी चीज तो है जो बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है और इसको थोड़े अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाता है, इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है और अपने हिसाब से एडजस्ट भी हो जाता है। तो ऐसा क्या है इस फ्रिक्शन के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये बात समझ लो कि फ्रिक्शन जो है वो कॉन्टैक्ट फोर्स का एक कंपोनेंट है। क्या है? कॉन्टैक्ट फोर्स का एक कंपोनेंट है। और कॉन्टैक्ट फोर्स जो था वो किस टाइप का फोर्स था? वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप का फोर्स था। तो फ्रिक्शन जो है हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स थे। कौन से फोर्स थे? एनएलएम में मैंने आपको बताया था, जब टाइप ऑफ फोर्सेस मैंने वहां पर पढ़ाया था आपको, तो टाइप्स ऑफ फोर्सेस में मैंने आपको यह भी बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होते हैं वो किस टाइप के फोर्सेस होते हैं। ऐसे फोर्सेस जब कोई दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट आती है तो उनके जो इंटरमोलिकुलर जो अट्रैक्शन होता है उनकी वजह से वो एक दूसरी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं, ठीक है। और कॉन्टैक्ट फोर्स उनमें से एक था। कॉन्टैक्ट फोर्स इज वन ऑफ देम। उसका एक पार्ट था नॉर्मल, ठीक है। इसी का एक पार्ट था जिसको हमने अच्छे से स्टडी की, वो था कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या था? कॉन्टैक्ट फोर्स। अब कॉन्टैक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट थे। एक तो नॉर्मल, जो कि हम पढ़ चुके हैं पहले, नॉर्मल फोर्स, और दूसरा था फ्रिक्शन, जिसको हम आज पढ़ने वाले हैं, ठीक। ये दो चीजें हमको समझ में आ गई, ठीक है। नॉर्मल फोर्स जो था वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस था। एक काम करते लिख लेते हैं इसको ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, ठीक है। यहां पर हेडिंग डाल लेना चाहो तो नॉर्मल फोर्स, हालांकि हम पढ़ चुके हैं फिर भी लिख लो, काम आएगा आगे। नॉर्मल फोर्स क्या है? इट एक्ट्स ऑलवेज perpendicular to the contact surface or it is a perpendicular component of contact force, ठीक है। नॉर्मल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स perpendicular to the contact surface and it is a perpendicular component of contact force, ठीक है।
इसको नोट करेंगे। चलो आगे देखो, नेक्स्ट बात करेंगे हम फ्रिक्शन फोर्स की। किसकी बात करेंगे? फ्रिक्शन की। ठीक, इट एक्ट्स ऑलवेज पैरेलल टू contact surface or it is a parallel component of contact force। ठीक है, तो ये कांटेक्ट फोर्स का पैरेलल वाला कंपोनेंट होता है और हमेशा सरफेस के पैरेलल ही एक्ट करता है, फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, इसको और अच्छे से समझो तो क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो एक ब्लॉक है, ठीक है, अब इस ब्लॉक पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है आपका नॉर्मल और इस तरफ पैरेलल लगता है आपका फ्रिक्शन फोर्स, और इनका जो रिजल्टेंट होता है वो कहलाता है आपका कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका कांटेक्ट फोर्स, ये हो गया फ्रिक्शन फोर्स जिसको F से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, और ये हो गया आपका नॉर्मल। अगर ये एंगल थीटा हुआ, ध्यान देना ये एंगल थीटा हुआ, ठीक है, तो जो आपका कांटेक्ट फोर्स है FC, FC क्या कहलाएगा आपका? यहां से ध्यान देना, कांटेक्ट फोर्स कहलाएगा आपका F स्क्वायर प्लस N का स्क्वायर, F स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। ये क्या कहलाता है आपका? कांटेक्ट फोर्स कहलाता है। क्या कहलाता है? कांटेक्ट फोर्स कहलाता है। ठीक है, ये जो एंगल होता है थीटा, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। थीटा इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। थीटा क्या कहलाता है आपका? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या होता है थीटा? थीटा को आप लिख सकते हो tan इनवर्स, ध्यान देना यहां पर tan इनवर्स कितना आ जाएगा यहां से, ध्यान दो, F बाई N, F बाई N। थीटा जो होता है वो होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, और एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? कांटेक्ट फोर्स और नॉर्मल के बीच का एंगल। थीटा इज द एंगल बिटवीन, लिख भी लो, theta is the angle between normal and contact force। नॉर्मल एंड कॉन्टैक्ट फोर्स। तो जो थीटा होता है वो क्या होता है? एंगल होता है नॉर्मल और कॉन्टैक्ट फोर्स के बीच का एंगल, और इनका रिजल्टेंट कहलाता है F स्क्वायर प्लस N स्क्वायर का अंडर रूट। ये है आपका कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स का पैरेलल वाला कंपोनेंट है फ्रिक्शन और परपेंडिकुलर वाला है नॉर्मल। ये हम कर चुके हैं पहले चर्चा, अब हमको चर्चा करनी है इस वाले पे। ठीक है, तो समझ में आई बात? फ्रिक्शन। अब हेडिंग डालेंगे हम फ्रिक्शन। क्या हेडिंग डालेंगे? फ्रिक्शन। चलो आओ फ्रिक्शन हेडिंग डालते हैं। ये लिख लिया, नोट कर लिया इसको? चलो हेडिंग डालेंगे फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, अच्छा भाई फ्रिक्शन, अब फ्रिक्शन की लगने की भी कुछ कंडीशंस होती हैं, फ्रिक्शन के होने के लिए भी कुछ कंडीशंस होती है जो जरूरी होती हैं। पहली कंडीशन होती है ये, इट इज एक्ट only if normal is exist। अगर नॉर्मल है तो ही
फ्रिक्शन लगेगा, अदरवाइज फ्रिक्शन नहीं लग सकता। पहली कंडीशन तो ये हो गई इसकी। तो पहली कंडीशन क्या हुई इसकी कि अगर नॉर्मल है इट इज एक्ट ओनली इफ नॉर्मल इज एग्जिस्ट, अगर नॉर्मल एग्जिस्ट करता है तो यहां पर फ्रिक्शन होगा। चलो ठीक है। दूसरी क्या, bodies are always in contact। दूसरी चीज कि दो बॉडीज हैं वो आपस में क्या होनी चाहिए, कांटेक्ट में रहनी चाहिए। किस में रहनी चाहिए, कांटेक्ट में होनी चाहिए। अगर दोनों बॉडीज कांटेक्ट में है तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। ठीक है, ये बात हमको समझ में आ गई। तो ये दोनों कंडीशंस बहुत नेसेसरी होना। पहली चीज के नॉर्मल होना चाहिए, दूसरी चीज दोनों बॉडीज आपस में कांटेक्ट में होना चाहिए। अब थोड़ा सा इसके बारे में हम समझे कि एक्चुअल में फ्रिक्शन होता क्या है, लगता क्यों है, रीजन क्या है ना। रीजन बोल लो, कॉज बोल लो, तो लिखो cause of friction, cause of friction। पहला कॉज, पहला कॉज है इंटरलॉकिंग, इंटरलॉकिंग बिटवीन दी टू irregular surfaces। इंटरलॉकिंग बिटवीन द टू इरेगुलर सरफेस। टू इरेगुलर सरफेस का मतलब हुआ जैसे मान लो दो बॉडी है अलग अलग, ठीक है। ये इस तरह से नजर आ रहा है, ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है, ठीक है। जब ये दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में आती हैं तो इनकी जो ड्यू टू दिस इरेगुलर सरफेस, ड्यू टू दिस इरेगुलरिटी क्या होता है ना, जब ये दोनों बॉडीज आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है तो ये जो दोनों बॉडीज की सरफेस नजर आ रही है आपको इरेगुलर शेप की है, तो ये आपस में क्या हो जाती है, इंटरलॉक हो जाती है। क्या हो जाती है, आपस में इंटरलॉक हो जाती है। और इंटरलॉक जब हो जाती है तो जब ये एक दूसरे पर ऐसे चलती हैं तो ये इंटरलॉकिंग की वजह से क्या होता है, फ्रिक्शन आता है। इंटरलॉकिंग की वजह से क्या होता है, अपोजिशन होता है चलने में, ये रोकती है एक दूसरे को, अपोज करती है। इस वजह से यहां पर क्या डेवलप हो जाता है, फ्रिक्शन डेवलप हो जाता है। तो जब कोई दो सरफेस हो गई इरेगुलर सरफेस, यानी जो एक सरफेस और दूसरी सरफेस दोनों रफ सरफेस हैं, जब वो इरेगुलर सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं तो वो एक दूसरे पर इंटरलॉकिंग कर लेती है, मतलब एक दूसरे से ऐसे इंटरलॉक हो जाती है उनकी सरफेस की इरेगुलरिटी की वजह से। तो उसकी वजह से क्या होता है ना, फ्रिक्शन डेवलप हो जाता है, वो उसको रोकने की कोशिश करता है। तो पहला कारण तो ये इंटरलॉकिंग बिटवीन द टू इरेगुलर सरफेस, पहला कॉज तो ये। अच्छा भाई, ये अच्छी बात है, समझ में आ गई बात अच्छे से। तो फिर इससे एक मिसकंसेप्शन हो जाता है दिमाग में कि अच्छा इरेगुलर सरफेस के बीच में तो फ्रिक्शन होता है, तो मतलब अगर दो स्मूथ सरफेसेस को आपस में एक दूसरे पर पास लाएंगे तो फिर वहां तो नहीं होना चाहिए, वहां तो मतलब फ्रिक्शन लगना ही नहीं चाहिए। अगर दो स्मूथ सरफेसेस एक साथ लेकर आते हैं तो हमने कहा चलो देखते हैं इस बात पर क्या कहा जा सकता है। तो इसी चीज पर अगला पॉइंट मेरा ये है दूसरा, ये भी एक कोज है जो दूसरा कोज बताया गया। अच्छा, पहले ओल्ड फिजिक्स जब पढ़ते थे तब यही बताया गया था कि भाई इंटरलॉकिंग होती है दो कॉन्टेक्ट सरफेसेस के बीच में, इस वजह से फ्रिक्शन डेवलप होता है। लेकिन जब ये क्वेश्चंस अराइज किए गए कि भाई दो स्मूथ सरफेसेस को अगर एक दूसरे पर अगर रब करते हैं, एक दूसरे के ऊपर चलाते हैं, तो क्या वहां फ्रिक्शन नहीं लगेगा? तो इसका देखा गया कि भाई नहीं, ऐसा तो होता है, एक्चुअल में होता है ऐसा।
अगर आप जैसे कोई मिरर लो, एक उस मिरर के ऊपर दूसरा मिरर रखो, अब आप उसको चलाने की कोशिश करो तो वो और ज्यादा फ्रिक्शन आ जाएगा उनके बीच में। तो जितनी ज्यादा स्मूथ हो जाएगी सरफेस उतना ज्यादा फ्रिक्शन बढ़ जाता है कई बार तो। लेकिन दोनों सरफेसेस स्मूथ होनी चाहिए, दोनों सरफेस स्मूथ होनी चाहिए। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, इसका रीजन ये है ड्यू टू इंटर intermolecular attraction, due to intermolecular attraction between molecules। जब दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में आती है तो उनके इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन की वजह से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आउटर सरफेसेस पे, कांटेक्ट सरफेस पे, वो एक दूसरे की तरफ एक अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं। उस अट्रैक्शन फोर्स की वजह से वो एक दूसरे से चिपक जाते हैं और तब जब हम एक स्मूथ सरफेस के ऊपर दूसरी सरफेस को चलाने की कोशिश करते हैं तो वो अट्रैक्शन की वजह से वहां पर एक फ्रिक्शन डेवलप हो जाता है। तो दूसरा रीजन ये था, जो पहले रीजन और दूसरे रीजन था वो उससे बिल्कुल डिफर है। तो आपने एक चीज तो समझ ली होगी कि चाहे रफ सरफेस हो या फिर दो स्मूथ सरफेसेस हो या फिर दो स्मूथ सरफेसेस हो तो वहां पर भी फ्रिक्शन हो सकता है, वहां पर भी फ्रिक्शन होने के चांसेस हैं। लेकिन दोनों सरफेस स्मूथ होनी चाहिए। दोनों सरफेस कैसी होनी चाहिए? स्मूथ होनी चाहिए, तब ऐसा होगा। क्योंकि दो रीजन बता दिए मैंने, एक तो इंटरलॉकिंग हो गया, दूसरा इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन की वजह से। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे, जल्दी से इसको नोट करेंगे। चलो आगे देखो। अब देखो बच्चों, क्या है ना, फ्रिक्शन कितने टाइप के होते हैं पहले समझ लेते हैं। तो लिख लो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की जब बात की जाएगी तो इसमें कुछ फ्रिक्शंस के टाइप्स जो आएंगे वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन देखो, कुछ चीजें तो नाम से ही क्लियर हो जाती है कि जो नाम है उसके अकॉर्डिंग उसका बिहेवियर होना चाहिए। दूसरा होगा आपका काइनेटिक फ्रिक्शन, एंड तीसरा होगा आपका रोलिंग फ्रिक्शन। देखो बच्चों, जेई मेंस में रोलिंग फ्रिक्शन नहीं होता है। एडवांस के लिए जब हम जाते हैं तो एडवांस में रोलिंग फ्रिक्शन आता है। तो और एक्चुअल में रोलिंग फ्रिक्शन हम पढ़ते हैं कहां पर? रोटेशन में। कहां पर पढ़ते हैं? रोटेशन में। जब रोटेशन वाला चैप्टर आएगा तो वहां पर हम इसके बारे में चर्चा भी करेंगे। थोड़ा बहुत मैं आपको वहीं समझाऊंगा आपको अच्छे से कि रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है। अभी फिलहाल रोलिंग फ्रिक्शन का हमारे लिए कोई काम नहीं है। हम पढ़ने वाले हैं ये दोनों, स्टैटिक और काइनेटिक। देखो नाम से ही पता चल रहा है, स्टैटिक जो है वो बड़ा भाई है, काइनेटिक जो है वो छोटा भाई है, ऐसे मान सकते हैं। तो स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब, स्टैटिक मतलब कुछ रेस्ट पे, कुछ रुका हुआ, ऐसी कोई फीलिंग आ रही है, हाँ, इसी टाइप का होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन तब तक लगता है जब तक कि दो बॉडीज जो कांटेक्ट में आपस में वो एक दूसरे के साथ रहे, एक दूसरे के साथ रहे। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि अगर कोई दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में है तो उनके बीच में जो रिलेटिव मोशन हो रहा है ना उसका अपोज कर दे, या फिर उनके बीच में रिलेटिव मोशन होने ही ना दे, वो कहलाएगा आपका स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर कोई दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में है और उनके बीच में रिलेटिव मोशन नहीं हो पा रहा है तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना। अगर इसी तरह से दो बॉडीज कांटेक्ट में, रफ सरफेस भी है लेकिन एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर चल पा रही है, यानी कि रिलेटिव मोशन हो रहा है दोनों सरफेस के बीच में, कांटेक्ट सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन हो पा रहा है। अगर रिलेटिव मोशन हो गया इसका मतलब वहां पर काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। तो फ्रिक्शन तो रहेगा लेकिन जब तक दो कांटेक्ट सरफेस आपस में साथ में है तब तक स्टैटिक रहेगा। और जैसे ही वो दोनों सरफेस एक दूसरे के बीच में रिलेटिव मोशन कर देती हैं तो वहां पर आपका काइनेटिक फ्रिक्शन
पिक्चर में आ जाता है, फिर वो उसका रोल शुरू हो जाता है, स्टैटिक खत्म हो जाता है। तो स्टैटिक और फ्रिक्शन की ये कहानी है, ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। एक बात को हमेशा ध्यान में बिठा लो कि फ्रिक्शन जो है ना, इसका एक ही उद्देश्य है। क्या है? इसका एक ही एम है, इसके दिमाग में एक ही चीज चलती है कि मुझे दो बॉडीज को आपस में कांटेक्ट में रखना है। फॉरगेट एवरीथिंग, सब कुछ भूल जाओ कि ये रोकता है, ये चलाता है, ये करता है या वो करता है, डायरेक्शन चेंज, सब भूल जाओ। इसका मेन मोटिव यही है कि मुझे दो बॉडीज को जो कांटेक्ट में है उनको कांटेक्ट में ही रखना है। अब उनको कांटेक्ट में रखने के लिए चाहे मुझे उस बॉडी को रोकना पड़े दूसरी बॉडी के लिए या फिर उन दोनों बॉडीज को साथ में चलाना पड़े, मैं सब करूंगा। फ्रिक्शन ने कहा कि एक बॉडी, जैसे मान लो अर्थ पे एक ब्लॉक को अपने चलाया, फ्रिक्शन ने कहा कि मैं कोशिश करूंगा कि तुम अर्थ के साथ ही रहो। अब अर्थ रुकी हुई है तो इसने कहा कि मैं चलने नहीं दूंगा। ये तब तक अपनी जान लगा देगा जब तक कि उसमें हिम्मत होगी और वो उसको चलने नहीं देगा उस सरफेस पे। अब मान लो ऐसा कोई बॉडी आ गई, जैसे मान लो जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कंटेनर का, उसके अंदर एक बॉक्स था। अब वो बॉक्स कंटेनर जा रहा है तो फ्रिक्शन का काम ये थोड़े ना है कि वो उसको बस ये बोले कि नहीं मैं तो रोकूंगा तुझे, नहीं। फ्रिक्शन का काम है कि मैं तेरे को इस कॉन्टेक्ट सरफेस के साथ ही रखना चाहता हूं। अब अगर वो कंटेनर चल रहा है तो अगर उसको उस कॉन्टेक्ट सरफेस के साथ में रखना है तो उसको भी साथ चलाना पड़ेगा। तो वहां पर भी जो जिसने उसको चलाया उस कंटेनर के साथ, वो भी क्या था? वो भी फ्रिक्शन ही था। तो फ्रिक्शन की चाहत होती है कि भाई हमें दो कॉन्टेक्ट बॉडी को आपस में हमेशा साथ में रखना है, वो हमेशा साथ में देखना चाहता है और उसके लिए वो जो चाहे वो कर सकता है। अब उसके लिए उसको मैग्नीट्यूड चेंज करना है तो मैग्नीट्यूड चेंज कर देगा, अगर डायरेक्शन में चेंजेस लाना है तो डायरेक्शन में चेंजेस ले आएगा, और खुद को एडजस्ट होना है किसी भी तरीके से तो खुद एडजस्ट भी हो जाएगा। तो फ्रिक्शन के ये इतने सारे काम थे जो मैंने आपको समझाए, समझ में आ गया होगा आपको। बेसिकली देखा जाए तो स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, दो टाइप के फ्रिक्शन है जो अभी हम पढ़ेंगे। तीसरा रोलिंग फ्रिक्शन जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो स्टैटिक और काइनेटिक, ये दो फ्रिक्शन के बारे में हम बात करेंगे। स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है? स्टैटिक फ्रिक्शन जब होता है जब दो कॉन्टेक्ट सरफेस के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा हो। क्या कहा मैंने? जब दो कॉन्टेक्ट, जैसे कोई दो बॉडी है, या फिर मैं ये बोल सकता हूं कि स्टैटिक फ्रिक्शन अपोजेस रिलेटिव मोशन बिटवीन टू कॉन्टेक्ट सरफेसेस। रिलेटिव मोशन को अपोज करता है हमेशा, या फिर रिलेटिव वेलोसिटी को अपोज करता है, ये हम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? रिलेटिव मोशन को अपोज करता है और रिलेटिव वेलोसिटी को भी अपोज करता है, ये कहलाता है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन कब होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट्स व्हेन रिलेटिव मोशन इज ऑकर बिटवीन टू कॉन्टेक्ट सरफेसेस। अगर दो कॉन्टेक्ट सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन हो गया तो फिर उसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन उस लाइन में आ जाएगा। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, है फ्रिक्शन ही, लेकिन फ्रिक्शन के लगने के दो तरीके हैं, एक तो स्टैटिक हो गया, दूसरा हो गया काइनेटिक। एक हो गया स्टैटिक, दूसरा काइनेटिक। तो इसको नोट कर लेंगे। थोड़े से मैं काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में कुछ चीजें बताना चाहता हूं, वो लिख लेंगे, इसको नोट कर लेंगे। चलो आगे देखते हैं। तो हम बात कर रहे हैं काइनेटिक फ्रिक्शन की। किसकी? काइनेटिक फ्रिक्शन की। अच्छा, ये बताने से पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि फ्रिक्शन को लिखते कैसे हैं, होता क्या है एक्चुअल में, वो मैं आपको समझा देता हूं। फ्रिक्शन जो होता है ना, एफ, जैसे मान लो कि इसको ऐसे समझ लेना, जैसे मान लो कि यहां पर म्यू है। म्यू का मतलब क्या हुआ? म्यू क्या हो गया यहां पर? म्यू जो है यहां पर ये कांस्टेंट है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं इसको? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ध्यान रखना है इसको। यही बताता है कि सरफेस स्मूथ है या रफ है, इसको बोलते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, इसकी कोई लिमिट नहीं होती, लिमिटलेस होता है। लिमिटलेस का मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी हो सकता है। लिमिटलेस का मतलब हो गया लिमिट नहीं होती इसकी, जैसे फोर्स की लिमिट होती है ना, यूनिट होती है। क्या होती है फोर्स की यूनिट? न्यूटन। इस तरह से हम इसको सेग्रीगेट करते हैं। लिमिटलेस का मतलब हो गया इसकी कोई लिमिट नहीं होती, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। डायमेंशन लेस होता है,
इसका कोई डायमेंशन भी नहीं होता। ठीक है, इसकी वैल्यू या तो पॉजिटिव रहेगी या जीरो हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती कभी भी। म्यू की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती कभी भी, या तो जीरो रहेगी या पॉजिटिव रहेगी, जीरो से आगे कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये कुछ छोटी छोटी सी बातें थी इसके बारे में। देखो अब ध्यान से, यहां पर एक फोर्स लगेगा नॉर्मल और एक फोर्स लगेगा फ्रिक्शन एफ। ठीक है, ये जो फ्रिक्शन फोर्स होता है ये बेसिकली देखा जाए ना, फ्रिक्शन फोर्स बेसिकली देखा जाए तो नॉर्मल के प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा नॉर्मल होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा। पहली चीज तो ये हो गई, यानी ये डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि एफ जो है वो नॉर्मल के प्रोपोर्शनल होता है, और इसको हम लिखते हैं म्यू एन से। फ्रिक्शन को कैसे डिनोट करते हैं? म्यू एन से। ये होता है फ्रिक्शन एक्चुअल। ये हो गया आपका नॉर्मल फोर्स, ये हो गया आपका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और इसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन। इसको क्या बोलते हैं हम? फ्रिक्शन। तो म्यू इक्वल्स टू एम जी, एफ इक्वल्स टू म्यू एन, एफ इक्वल्स टू म्यू मल्टीप्लाई बाय एन। ये होता है आपका फ्रिक्शन ऑफ कोएफिशिएंट। फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट होता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं म्यू को। अब ये दो अलग अलग होता है। काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए हम इसको डिनोट करते हैं म्यू के से, और स्टैटिक के लिए डिनोट करते हैं म्यू एस से। किससे? म्यू एस से। वो आपको क्वेश्चंस में गिवन होगा, जब भी आपको बोला जाएगा क्वेश्चन में आपको दे दिया जाएगा। तो इस तरह से फ्रिक्शन को हम डिनोट करते हैं। ठीक है, यहां मैं बात कर रहा हूं काइनेटिक फ्रिक्शन की, तो मैं इसको म्यू के लिख लेता हूं, ज्यादा सही रहेगा। इसको म्यू के लिख देता हूं, म्यू के एन। ठीक है, समझ में आ गई बात। यहां पर ध्यान से देखो, अगर आपको यहां पर फ्रिक्शन की वैल्यू लिखनी है तो आप क्या लिखोगे? देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना है? एम जी। तो यहां पर एन इक्वल टू क्या हो गया आपका? एम जी। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा यहां से? म्यू के एम जी। अब ये म्यू के एम जी जो है ये यहां पर इस फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू है। लिमिटिंग वैल्यू का मतलब क्या हो गया कि भाई इससे ज्यादा फ्रिक्शन नहीं लग सकता। ये मैक्सिमम वैल्यू है इसकी, म्यू एम जी। इससे ज्यादा फ्रिक्शन लग ही नहीं सकता। इससे कम लग सकता है लेकिन इससे ज्यादा नहीं लग सकता। अब ध्यान से देखो, अभी ब्लॉक रुका हुआ है। अभी ब्लॉक क्या है? यहां पे रुका हुआ है। अगर ब्लॉक रुका हुआ है तो इस केस में यहां पर कौन सा फ्रिक्शन आएगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? इन दोनों कॉन्टैक्ट बॉडीज के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए। अगर रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि बॉडी पर जो फोर्स है यहां पर फ्रिक्शन फोर्स, वो किस टाइप का है? वो स्टैटिक टाइप का है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई अच्छे से। ठीक है, ये काइनेटिक का पोर्शन नहीं था, ये मैंने ऐसे ही फोर्स के लिए लिखा था। चाहो तो काइनेटिक फ्रिक्शन इसके नीचे लिख लेना अलग से। ठीक है ना? ऐसे हेडिंग डाल लेना आप चाहो तो। ये इसमें लिख लेना इट एक्ट्स when relative motion is about to start। जब रिलेटिव मोशन स्टार्ट होने वाला हो, या फिर हम बोल सकते हैं टेंडेंसी टू मूव। किसी भी ब्लॉक की जो टेंडेंसी है मूव करने की, जैसे ही टेंडेंसी टू मूव हो जाएगी तो इसका मतलब हो गया वहां पर ये एक्ट करना स्टार्ट कर देगा। ये कब एक्ट करना स्टार्ट करेगा? जब रिलेटिव मोशन हो जाएगा। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि अगर दो कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी आ गई तब भी ये फोर्स एक्ट करना स्टार्ट कर देगा। यानी सीधी सी बात है, दो सरफेस आपस में एक दूसरे के बीच में चल गई तो इसका मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन लग गया। ठीक है, तो इट एक्ट्स व्हेन रिलेटिव मोशन इज अबाउट टू स्टार्ट, और बोल सकते हैं टेंडेंसी टू मूव। टेंडेंसी टू मूव
टेंडेंसी टू मूव। ठीक है, लिख लिया इसको। चलो आगे देखते हैं, चलो आगे देखें। अब इसको कैसे करते हैं, क्वेश्चंस कैसे आते हैं इसके, 2-3 क्वेश्चंस देख लो। देखो फ्रिक्शन में इतना ही है, फ्रिक्शन में कुछ ज्यादा नहीं है। फ्रिक्शन मुश्किल से आपका अभी जो मैंने पढ़ाया आपको यहीं पर खत्म हो जाएगा फ्रिक्शन, बट इसके क्वेश्चंस जो आते हैं वो बहुत सारे बनते हैं। क्वेश्चंस जो बनेंगे बहुत सारे बनेंगे। कैसे? आपने एनएलएम में जितने भी टाइप के क्वेश्चंस किए हैं वहां पर अगर आप सभी सरफेसेस को रफ कर दो तो वो सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे फ्रिक्शन के, और यही हम करेंगे भी, वही वाले क्वेश्चंस करेंगे हम, लेकिन वहां पर फ्रिक्शन ऐड कर देंगे अब और सारे क्वेश्चंस वो बन जाएंगे। तो फ्रिक्शन तो उतना सही है जैसे नॉर्मल फोर्स क्या था, परपेंडिकुलर टू द सरफेस था। ठीक है, ऐसे ही फ्रिक्शन क्या है, पैरेलल टू द सरफेस है, और इसकी वैल्यू होती है म्यू मल्टीप्लाई बाई एन। सिंपल, कुछ नहीं करना, म्यू मल्टीप्लाई बाई एन। जब भी फ्रिक्शन निकालना हो म्यू आपको दिया होगा, एन निकाल लो कहीं से भी, जहां से एन निकाला वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो फ्रिक्शन जो होता है म्यू एन के मल्टीप्लाई में होता है। सिंपल सी बात समझ में आ गई हमके, तो म्यू एन होता है। ठीक है, अब काइनेटिक फ्रिक्शन की जब हमने बात की है तो काइनेटिक फ्रिक्शन कैसे एक्ट करता है, क्या क्या चीजें होती है, थोड़ा सा समझ लो इसको। जैसे मान लो कि ये ब्लॉक है कोई, ठीक है, ये सपोज है कोई ब्लॉक है यहां पे, ठीक, ये ब्लॉक जो है इधर मूव कर रहा है। सबसे पहले आपको समझना होगा कि डायरेक्शन कैसे लेनी है। सबसे पहले आपको समझना होगा डायरेक्शन कैसे लेनी है, कि डायरेक्शन क्या होगी किसकी, काइनेटिक फ्रिक्शन की, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो एक चीज मैं बता दूं आपको, डायरेक्शन जो होती है हमेशा क्या होती है इसकी, इट इज ऑलवेज अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन। लिख लेना ऊपर, काइनेटिक फ्रिक्शन जो लिखा था ना उसमें लिख लेना, डायरेक्शन इट इज ऑलवेज opposite, it is always opposite to relative motion और रिलेटिव वेलोसिटी। ये हम बोल सकते हैं, ये हमेशा रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव मोशन के अपोजिशन में ही लगेगा, यानी अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा उसके। ठीक है, देखना आप इसको समझना कैसे। मान लो कि मैंने बोल दिया ब्लॉक इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, किधर जा रहा है, इस तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, तो बताओ फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी। फ्रिक्शन की डायरेक्शन निकालो, यहां पर ब्लॉक मान लो कुछ भी 10 kg का मान लो, कितने भी kg का मान लो, 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है इधर, तो बताओ फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, बता सकता है कोई? बहुत सिंपल है, ये दोनों कॉन्टेक्ट सरफेस को देखो एक बार ढंग से। अगर ये 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो इस ब्लॉक की जो अपर वाली सरफेस है वो भी 10 मीटर पर सेकंड से जा रही होगी, और नीचे वाली जो सरफेस है मान लो म्यू दिया हुआ है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये रुकी हुई है। तो अगर ये ब्लॉक जा रहा है तो इन दोनों सरफेस के बीच में क्या होगा, रिलेटिव मोशन होगा, बिल्कुल होगा। रिलेटिव मोशन होगा तो कैसे निकालेंगे, 10 माइनस इसका कितना हो गया 0, इसका मतलब ये सरफेस इधर जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से, तो रिलेटिव मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। फ्रिक्शन किधर लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो इस ब्लॉक पर जो फ्रिक्शन की डायरेक्शन होगी वो आ जाएगी, देखो ऐसे समझना अच्छे से, इसको ऐसे आ जाएगी, ये डायरेक्शन कहलाएगी आपकी फ्रिक्शन की। अच्छा, अब एक चीज और समझ लो, न्यूटन्स थर्ड लॉ, अगर कोई फोर्स लग रहा है तो इक्वल अपोजिट फोर्स भी लगेगा, तो जितना फ्रिक्शन इस पर लगा ब्लॉक पर इधर, उतना ही सरफेस पे लग जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में पीछे की तरफ, इधर ये इधर, इतना ही ग्राउंड पे, तो जितना इस पे इधर लगा उतना उस पे उधर लग जाएगा। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी तो एक ब्लॉक की बात की है मैंने, जब मैं 2 ब्लॉक लेकर आ जाऊंगा एक दूसरे के ऊपर, तो एक ब्लॉक जब दूसरे ब्लॉक के ऊपर आएगा तब क्या करोगे, तब भी तो आपको निकालना पड़ेगा ना, वैसा क्वेश्चन में मैं कराऊंगा आपको। तो ये समझ में आई आपको बात? चलो एक और एग्जांपल देखते हैं, जल्दी से ट्राई करो इसको।
दो ब्लॉक्स हैं, पहला ब्लॉक जो है इसको बोल देते हैं ए है और ये ब्लॉक जो है वो बी है। मान लेते हैं कि ये वाला ब्लॉक जो है इधर 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है और ये वाला 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, ठीक है, और ये ग्राउंड आ गया। आपको बताना है, क्या बताना है आपको? आपको यहां पर ये बताना है कि फ्रिक्शन कहां एक्ट कर रहा होगा। तो पता लगाओ कहां लग रही होगी डायरेक्शन। डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं हम लोग, फ्रिक्शन किस तरफ एक्ट कर रहा होगा। सबसे पहले हम यही सीखेंगे कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन होगी किधर। अगर ये हमको पता चल गया तो फिर हम फोर्स की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो मान लो ये भी सरफेस और ये भी सरफेस स्मूथ नहीं है, ऑल सरफेसेस आर रफ, सारी सरफेसेस रफ हैं। अगर रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन होगा, चलो देखें किधर होगा। अब अगर सबसे पहले जब भी फ्रिक्शन आपको फाइंड आउट करना हो तो सबसे पहले ऊपर वाले ब्लॉक की बारे में हम बात करेंगे, वहीं से स्टार्ट करेंगे और फिर फ्रिक्शन की डायरेक्शन लिखते चले जाएंगे। इस वाले ब्लॉक को ध्यान से देखो, अगर इस वाले ब्लॉक को ध्यान से देखोगे तो ये वाला ब्लॉक इस तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, यानी कि जो अपर वाली सरफेस है ये इधर 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है और ये जो नीचे वाली सरफेस है इसके जस्ट नीचे वाली ये 5 मीटर पर सेकंड से जा रही है, ठीक है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं इन दोनों सरफेस के बीच में अगर रिलेटिव वेलोसिटी निकालूं तो कितनी आएगी? देखो 10 - 5 कितनी आएगी? 5, यानी इस डायरेक्शन में 5 आ जाएगी रिलेटिव वेलोसिटी ब्लॉक की, 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अगर ब्लॉक के ऊपर वाले ब्लॉक के इस तरफ 5 मीटर पर सेकंड रिलेटिव वेलोसिटी है, इसके रेस्पेक्ट में, इसका मतलब फ्रिक्शन जो लग रहा होगा इस रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिशन डायरेक्शन में लग रहा होगा। ये मैंने आपको बताया था, देखो इट इज ऑलवेज अपोजिट टू रिलेटिव मोशन और रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिट में लगेगा, यानी कि इस ब्लॉक पर किधर एक्ट करेगा? इस तरफ। अगर इस ब्लॉक पर इधर लग गया तो इस ब्लॉक पर इधर लगेगा, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा अच्छे से समझा देता हूं डायग्राम बना के, ताकि आपको समझ में आए। ये ब्लॉक हो गया ऊपर वाला ए ब्लॉक और ये हो गया आपका बी ब्लॉक, ठीक है। ध्यान से देखना, इस ए ब्लॉक पर इधर रिलेटिव वेलोसिटी इधर आ रही है ना इस डायरेक्शन में, यानी फ्रिक्शन किधर लगेगा? इस पे, पीछे की तरफ, और उतना ही फ्रिक्शन इस पे लग जाएगा आगे की तरफ, ए से। दोनों की वैल्यू सेम होगी, एफ आर ए कुछ भी बोल सकते हो, ये भी एफ आर ए ही होगा जो बी पर लग रहा होगा। ये ए हो गया और ये बी हो गया। चलो आगे देखो, बी भी तो कांटेक्ट में है सरफेस के साथ, वेरी गुड। तो बी जो है, अब ऊपर वाले को भूल जाओ, बी जो है बी, ये आपका बी इधर जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से और ये सरफेस रुकी हुई है, तो ये कांटेक्ट सरफेस पर रिलेटिव मोशन हो रहा है, ऑब्वियसली हो रहा है। ये 0 है 5 है तो 5 से इधर जा रहा है, यानी कि इस डायरेक्शन में रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो इस वाले ब्लॉक पर पीछे की तरफ फोर्स लगेगा इधर, जिसको हम बोलेंगे एफ आर बी, और उस सरफेस पे ग्राउंड पे उतना ही इधर लग जाएगा एफ आर बी। तो इस तरह से फोर्स एक्ट करता है। नोट कर लेंगे इसको जल्दी से, चलो नोट करो इसको, फिर आगे देखते हैं। और चलो, तो ये तो एक ब्लॉक की बात हो गई। अब 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, 4 ब्लॉक, 5 ब्लॉक, कितने भी ब्लॉक्स आ सकते हैं, आपको करना आना चाहिए क्वेश्चंस को। जैसे यहीं पर देखो, ऐसे मान लो ये एक ब्लॉक, फिर ये 2 ब्लॉक, ये 3 ब्लॉक, ये 4 ब्लॉक। एक साथ ही मैं 4 वाला करवा रहा हूं ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ही ना हो बीच में। ध्यान से देखो, ऑल सरफेसेस आर रफ, सारी सरफेस रफ है, रफ सरफेस, ठीक है ना। बार बार लिखवाने की जरूरत नहीं है, फ्रिक्शन पढ़ रहे हैं, आएगा आपका लिखा हुआ, ठीक है। ये ब्लॉक ए, ये बी, ये सी और ये डी, ठीक है। अब देख लेते हैं, मान लो ये इधर जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, ये इधर जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड से, ये इधर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, और ये इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। बताओ फ्रिक्शन डायरेक्शन बतानी है हमको, किस किस डायरेक्शन में किस किस ब्लॉक पर कैसे कैसे एक्ट कर रहा होगा। जल्दी से फाइंड आउट करो तुरंत। देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या देखना है हमको? रिलेटिव मोशन देखना है कि रिलेटिव मोशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है, इसका मतलब उन दोनों बॉडीज के बीच में
फ्रिक्शन तो लग रहा होगा लेकिन काइनेटिक स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा। गॉट माय पॉइंट? चलो तो देखते हैं यहां पर क्या हो रहा है। ये इधर जा रहा है 5 से और ये सरफेस जा रही है इधर 3 से। इन दोनों का रिलेटिव एक्सीलरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी किधर आएगी? 2 से इधर, यानी कि ये ऊपर वाला ब्लॉक इसके रेस्पेक्ट में 2 से इधर जा रहा होगा। अगर ये 2 से इधर जा रहा है तो इस पर फ्रिक्शन इधर आ जाएगा। मैं इसी पर बना देता हूं। इस पर फ्रिक्शन लगेगा इधर, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं इसका। इस पर फ्रिक्शन लगेगा इधर, इस पे इधर लगेगा, इसका मतलब इस बी वाले पे इधर लग जाएगा। ये सरफेस की बात कर रहा हूं मैं। तो इन दोनों के बीच में हमने फ्रिक्शन फोर्स लगा दिया और वैल्यू लिख देते हैं इसकी Fa और इसकी भी Fa। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई। अब बी और सी की बात कर रहे हैं तो इन दोनों को देखेंगे, ऊपर वाले को भूल जाओ। इन दोनों की जो कॉन्टेक्ट सरफेस है इसकी बात अगर आप करोगे तो यहां पर ये जा रहा है 3 से इधर और ये जा रहा है 2 से इधर। तो रिलेटिव एक्सीलरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी किधर आएगी? इस डायरेक्शन में। कितनी? 1, यानी ऊपर वाला ब्लॉक इसके रेस्पेक्ट में 1 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा होगा। अगर ऐसा है तो इस वाले ब्लॉक पर इधर फ्रिक्शन लग रहा होगा और इस पर इधर लग रहा है तो इस पर इधर लग रहा होगा। और वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगा आपका FB, ये भी हो जाएगा आपका FB। कोई डाउट इसमें? अब बात करते हैं 3 और D की बात करते हैं। C और D की अगर बात करोगे तो ये जा रहा है 2 से इधर, इधर जा रहा है 2 से इधर, और ये वाला जो ब्लॉक है ये भी जा रहा है 10 से इधर। तो इसके रेस्पेक्ट में इसको देखोगे तो क्या लिखोगे? 2 माइनस 10 यानी कि -8, यानी कि ये ब्लॉक इसके रेस्पेक्ट में इधर जा रहा होगा 8 मीटर पर सेकंड से। नहीं आई बात समझ में? वापस समझाता हूं। ये 2 है और ये 10 है, तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी? -8, यानी कि इस वाले की -8 का मतलब 8 से पीछे जा रहा होगा ये। अगर ये 8 से पीछे की तरफ जा रहा है सी वाला, तो इस पर फ्रिक्शन किधर आएगा? इस पर फ्रिक्शन इधर आ जाएगा और उस पर इधर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिमाग लगाना ही नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका FC और ये भी हो जाएगा आपका FC। और सबसे बड़ी बात, जब नीचे वाले ब्लॉक की बात आए दिमाग में और ये यहां पर आपको दिख रहा है कि ये तो सरफेस ग्राउंड पर आ गई, तो आंख बंद करके सीधा का सीधा इस तरफ लगा दो और उतना ही ग्राउंड पे इधर आ जाएगा FD। क्योंकि ये सरफेस तो रुकी हुई है तो रिलेटिव मोशन तो उस डायरेक्शन में हो रहा है, तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी उस डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन एक्ट कर जाएगा। ठीक है, तो बात समझ में आई फ्रिक्शन को कैसे लगाना है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये मैंने आपको इस लेक्चर में समझा दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में जब आएंगे तो हम थोड़ा सा काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करेंगे और फिर हम लग पड़ेंगे क्वेश्चंस को करने में। देखो क्वेश्चंस इसमें इतने तरीके करने पड़ेंगे हमको, जैसे स्टार्टिंग में जैसे सरफेस पे ब्लॉक है उसको चला रहे हैं, फिर उसको इंक्लाइन पे चला लेंगे, फिर 2 ब्लॉक को आपस में स्ट्रिंग से कनेक्ट कर देंगे, रफ सरफेस पे रख देंगे, उनको चला लेंगे, उनको इंक्लाइन प्लेन पे रख देंगे, फिर पुली वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो फ्रिक्शन के बहुत सारे क्वेश्चंस जो हमने पहले पढ़े हैं NLM में, उन पे सबको रफ सरफेस पे रख के वहां पर हम फ्रिक्शन काउंटिंग करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफी है। यहाँ पर हमारा लेक्चर फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम, तो वहां से स्टार्ट करेंगे। आज का लेक्चर आप लोग पढ़ के आएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आपको हेल्प मिलेगी। तब तक के लिए स्टे होम, बी सेफ, थैंक यू सो मच।